रोहित हेयर। आज हम लोग लगातार लोगों का ये डिमांड हो रहा था कि साइंस वाला सेगमेंट लेकर आइए, तो हम लोगों ने आज से साइंस वाला सेगमेंट स्टार्ट कर दिया है। और साइंस जो सेगमेंट है बिहार में 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो देर इज़ नो डाउट इन दिस कि साइंस वाला सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंस वाले सेगमेंट में सबसे पहले हम लोग विटामिन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में देखेंगे कि इस सेगमेंट से हमेशा प्रश्न पूछता है, और इस सेगमेंट के जो प्रश्न होते हैं बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत ही इजी प्रकार के होते हैं। पर वही है कि अगर इसको आप हॉलिस्टिक रूप में कवर किए हैं, अगर हॉलिस्टिकली कवर्ड है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आज वाले लेक्चर में विटामिन से जितने भी प्रश्न आएंगे आप बनाने के कंडीशंस में रहेंगे, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं। देखिए, पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। 60 से 62वें वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका उत्तर आप क्लास खत्म होने के बाद आप देने की स्थिति में होंगे, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। अगला जो प्रश्न है ये भी 60वीं से 62वीं, मतलब आप समझिए कि एक ही एग्जाम है जिसमें 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछा गया है। ऐसा ही 65वीं में हुआ है, 66 में हुआ है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको इन शब्दों पर ध्यान रखना होगा जो सही से मैच नहीं है। विटामिन B1 ऑरेंज, विटामिन D कॉड लिवर वायल, विटामिन E वीट चर्म वायल, विटामिन K अल्फा अल्फा। इसका मैं उत्तर आपको दे दे रहा हूं कि इसका आंसर E होगा। आपको इसका उत्तर जो है लेक्चर खत्म होने के बाद क्लैरिटी आ जाएगा आपको कि क्यों E होगा, मतलब इसमें सब करेक्टली मैच्ड है। इसमें सारे चीज करेक्टली मैच्ड हैं। जब सारे चीज करेक्टली मैच्ड हो गए तो नन ऑफ द एबव हो गया। अब लेट अस स्टार्ट विद द विटामिन्स। विटामिन्स है क्या? तो अगर आप देखेंगे कि विटामिन्स का पहला तो आपको यह पता होना चाहिए कि विटामिन्स का खोज किसने किया। तो विटामिन का खोज जो है 1912 में कैसिमिर फंक ने किया। उन्नीस सौ 12 में कैसिमिर फंक ने विटामिन्स का खोज किया। विटामिन्स हैं क्या? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। This organic compound is not synthesized in our body generally। कुछ तो होते हैं। जनरली इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। जब हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं तो क्या होगा? हमें बाहर से लेना होगा। बाहर से कहां से लेंगे? आप इन फूड सोर्स से लेंगे। जो खाद्य सामग्री है उनके पास विटामिन्स होता है। जनरली प्लांट्स जो हैं विटामिन्स का सिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट से लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में विटामिन्स होते हैं, हमें उनके माध्यम से विटामिन्स को लेना होगा। विटामिन्स का हमारे हेल्थ में, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए विटामिन्स का होना बहुत जरूरी है। चूंकि ये चीजें विटामिन्स हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, तो वी टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड, हेंस इट इज कॉल्ड एज द एसेंशियल फूड फैक्टर। मतलब ये जो आइडिया है एसेंशियल फूड फैक्टर का, इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी टू मेक द बॉडी वर्क प्रॉपर्ली। दिस आइडिया ऑफ द एसेंशियल फूड फैक्टर वाज कॉइन्ड बाय हॉपकिंस। ये हॉपकिंस का आइडिया था कि इस चीज को, ये बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, एक अच्छा हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं, जो बाहर से हम लोगों को लेना होगा। हेंस इट इज कॉल्ड एज द एसेंशियल फूड फैक्टर। नाउ लेट अस मूव। अभी हमने आपको बताया कि जनरली, हमने कहा कि जनरली इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। तो हम लोग को जो जनरली में, इसका मतलब हो गया कि कुछ जगह हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता होगा। कुछ विटामिन्स को हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता होगा। अगर आप देखेंगे तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस्चुराई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है हमारे गट में होता है, हमारे कोलोन में रहता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है।
और इस बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये क्या है कि हमारे कोलोन में स्टे करता है। तो बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट हो रहा है? इसको रहने का जगह मिल गया। चूंकि इसको रहने का जगह मिल गया, ये कहां पे रह रहा है? हमारे शरीर के एक पार्ट कोलोन में रह रहा है। तो ये उसके बदले में सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दोनों का बेनिफिट है, बेनिफिट टू द बोथ। तो चूंकि ये हमारे बॉडी में स्टे कर रहा है, तो हमारी बॉडी के लिए भी क्या करता है कि कुछ विटामिन्स का सिंथेसिस करता है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B12, विटामिन के और विटामिन सी। तो कहने का मतलब है कि हम तो विटामिन का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, पर ई कोली बैक्टीरिया जो हमारे कोलोन में होता है, ये इसको रहने का जगह हमारा बॉडी देता है। इसके एवज में ये ई कोली बैक्टीरिया कुछ विटामिन्स का सिंथेसिस करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। तो ई कोली बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ गुड बैक्टीरिया दैट रिसाइड्स इन द कोलोन एंड इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। तो है ना, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो मैं इसीलिए आपको यहां पे जो वर्ड यूज किया था जनरली, इसको मैं यहां पे जस्टिफाई कर रहा हूं ई कोली वाला को लेकर। अब देखिए कि यूजुअली आप देखते होंगे कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हम और आप क्या करते हैं कि आप ओवर द काउंटर गए और ओवर द काउंटर करके आप बोले भैया एंटीबायोटिक दे दो। पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि डॉक्टर केवल आपको एंटीबायोटिक नहीं लिखता है। डॉक्टर लिखेगा, आपको एंटीबायोटिक लिखेगा, साथ में कुछ विटामिन चलाता है और साथ में कोई एंटीऑक्सीडेंट चलाता है। ये 3 चीज चलाता है। पर ओवर द काउंटर में हम लोग केवल एंटीबायोटिक ले लेते हैं। डॉक्टर आखिर में ऐसा क्यों करता है कि एंटीबायोटिक के साथ विटामिन चलाता है और एंटीऑक्सीडेंट चलाता है? देखिए, जब एंटीबायोटिक चलता है तो एंटीबायोटिक का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट क्या है? जो हमारे कोलोन में ई कोली बैक्टीरिया है उसका वो डेथ कर देता है, जो गुड बैक्टीरिया है। जब ई कोली बैक्टीरिया का डेथ होगा तो क्या होगा? ये जो विटामिन प्रोड्यूस कर रहा था ई कोली बैक्टीरिया, वो नहीं प्रोड्यूस होगा। तो जब वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हमें क्या करना होगा? उसके एवज में हमें विटामिन चला देना होगा। आखिर में हमारा जो ई कोली बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक चलने के बाद यूजुअली मर जाता है, तो उसके बदले में वो जो विटामिन प्रोड्यूस कर रहा था, उसके बदले में हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन ले लेते हैं। जब भी एंटीबायोटिक चलता है तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आपको फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो उस अनस्टेबल जो भी चीज है वो हमेशा उसको स्टेबल करना होगा, और उसके लिए हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट भी चलाता है। और क्यों होता है, कैसे स्टेबल होता है, अगले स्लाइड्स में हम लोग देख लेंगे। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, पर मैंने आपको बता दिया कि क्यों डॉक्टर्स जो है एंटीबायोटिक के साथ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी चलाते हैं। अब देखिए, विटामिन जो होता है बेसिकली वो 2 प्रकार का होता है। एक विटामिन पानी में सॉल्युबल है, एक विटामिन फैट में सॉल्युबल है। जो विटामिन पानी में सॉल्युबल है, अगर आप उन विटामिन को ज्यादा लेंगे तो वो यूरिन, क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल है, तो यूरिन क्या होता है, जो आप पेशाब करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर है, तो उसमें जो आप एक्स्ट्रा विटामिन देते हैं डिसॉल्व करके बाहर चला जाता है। पर जो भी विटामिन फैट में सॉल्युबल हैं, अगर आपने ज्यादा ले लिया तो चूंकि वो तो पानी में सॉल्युबल है नहीं, वो फैट में सॉल्युबल हैं, तो इट गेट स्टोर्ड इन आवर लीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। देखिए, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, बेसिकली यही 4 विटामिन हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए को आप रेटिनॉल भी बोलते हैं, विटामिन डी को आप कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ए को टोकोफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन के को आप थाइलोक्विनोन बोलते हैं, और नेप्थोक्विनोन भी इसको बोलते हैं।
ये क्या है? फैट सोलुबल है। कहां स्टोर होगा? लिवर में स्टोर होगा। एक जो वाटर सोलुबल विटामिन हैं वो होता है एक बी कॉम्प्लेक्स और एक होता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी को आप नॉन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स में यही है B1 B2 B3। मिसिंग क्या है? B4। 4 इसका दुगना कर दीजिए। दूसरा मिसिंग क्या है? B8। तो ऐसे लिखते चलिएगा 1 2 3 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 मिसिंग है, 4 का दुगना 8, उसके बाद 9 और 12 है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को आप कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से इसको कहते हैं आप एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एक अपवाद है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। उस अपवाद का नाम है विटामिन B12। हमने क्या कहा कि विटामिन B12 क्या है? वाटर सोलुबल है। पर B12 वाटर सोलुबल होने के बावजूद इट इज स्टोर्ड इन आवर लिवर। और कितने दिन तक स्टोर होता है? 3 से 5 साल तक स्टोर हो जाता है लिवर में विटामिन B12। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 को आप सियानो कोबैलामीन भी बोलते हैं। आगे इसको हम लोग और देखेंगे। हमारा ये कहने का मतलब है कि विटामिन B12 क्या है? एक अपवाद है। हम लोगों ने ये पाया कि जो भी विटामिन्स वाटर सोलुबल हैं वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएंगे और वो स्टोर नहीं होंगे, क्योंकि वो वाटर सोलुबल है, यूरिन के माध्यम से निकल जाएंगे। जो विटामिन्स फैट सोलुबल हैं वही स्टोर होंगे और वो लिवर में होंगे। पर उसका अपवाद मात्र एक विटामिन है, विटामिन B12। जो विटामिन B12 है, इसको आप सियानोकोबैलामीन बोलते हैं, ये वाटर सोलुबल है, फिर भी इट गेट्स स्टोर्ड इन द लिवर। दिस इज वन एक्सेप्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट। जो बी वाला है इसका तो हम लोगों को नाम पूरा पता हो गया, इसका भी हमें नाम पता हो गया, पर इसका नाम हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत पूछता है और बहुत परेशान करता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, आप देख लीजिए। आप भी अपनी तरफ से कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। पर या तो ये ट्रिक अगर काम करता है तो ठीक है। जो पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, अगर आपसे जनरल पूछा जाए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्या है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज जनरली नीडेड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंपल्स ट्रांसमिशन, एंड इंपल्स ट्रांसमिशन इज नथिंग बट द नर्वस सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? अगर आप जो हाथ में जो सिग्नल चलता है, सिग्नल्स को कौन मूव करता है? न्यूरॉन्स मूव करते हैं। इस न्यूरॉन के मूवमेंट के, इस न्यूरॉन के हेल्थ के लिए पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स ही नर्वस सिस्टम को रन करते हैं। आपका प्रॉम्प्ट एक्शन क्या होगा? दिमाग ने सिग्नल दिया कि कलम को उठाओ, आप हाथ गया और कलम को उठाया। दिस इज ऑल द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है ये जनरल चीज है। हम कुछ विटामिन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसमें पहला है थाइमिन, तीसरा है नियासिन, B6, B9 और B12। यही इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसी को पढ़ेंगे। बाकी सब जो विटामिन का जो डेफिशिएंसी रहेगा उसमें आप नर्वस सिस्टम वाला हिट करिएगा, मेंटल इलनेस हिट करिएगा। पर इनके डिफिशिएंसी से पर्टिकुलर डिजीज होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी को हम करेंगे। हम बायोलॉजिस्ट और डॉक्टर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हमारा एग्जाम में सब स्कोर हो जाए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो पूछा जाता है, क्योंकि वही स्पेसिफिक डिजीज है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी सब जो है राइबोफ्लेविन वगैरह में मारिएगा नर्वस सिस्टम, पैंथोनिक एसिड नर्वस सिस्टम इंपल्स ट्रांसमिशन, बायोटिन नर्वस सिस्टम इंपल्स ट्रांसमिशन, वही सबका डिजीज करेगा। और इनका जो पर्टिकुलर होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, विटामिन B1 का नाम जो है थाइमीन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है, B5 का पैंथोनिक एसिड है, B6 का पाइरोडॉक्सिन है, B7 का बायोटीन है, B9 फोलिक एसिड है, B12 सियानोकोबैलामीन है। इसके लिए कोड है द रोमन नेवर पेंटेड पिरामिड बिफोर कॉलेज। द थाइमीन, राइबोफ्लेविन रोमन से ले लीजिए, नियासिन एन से हो गया, पैंथोनिक एसिड पिरामिड पाइरिडॉक्सिन, बी बायोटीन, एफ
फॉलिक एसिड, कॉलेज, सियानोकोबालामीन। आप अपने से भी बना सकते हैं, मैंने ऐसे बनाकर इसको याद किया है। हमारा कहने का मतलब है कि ये चीज़ आपको कंठाग्र होना चाहिए, एग्जाम में जम के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द विटामिन ए। व्हाट इज विटामिन ए? If you see the slide, you will find that vitamin A is retinol and it is fat soluble. Where it gets stored? It will get stored in our liver. Vitamin A का सबसे अच्छा सोर्स क्या हो जाएगा? आप देखेंगे कि कैरेट बहुत अच्छा सोर्स है, मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है। ये जो विटामिन ए है इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोला जाता है। क्यों? विटामिन ए के प्रेजेंस से हमारा इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर आप देखेंगे कि भी जो कोविड का समय चल रहा था तो डॉक्टर जिसको भी जो प्री कोविड मतलब जो कोविड से बचाव के लिए लोग क्या कर रहे थे, विटामिन सी भी खा रहे थे और विटामिन ए का भी कैप्सूल खा रहे थे। क्यों? विटामिन ए जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है। जब प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करेगा तो क्या करेगा? इन्फेक्शन से हमें बचाएगा। इसलिए विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए की जो कमी होता है उससे दो रोग होता है, एक होता है निक्टेलोपिया और दूसरा होता है जेरोप्थेल्मिया। व्हाट इज दिस निक्टेलोपिया? निक्टेलोपिया मतलब होता है कि जहां भी डिम लाइट रहेगा आपको नहीं दिखेगा, दैट इज कॉल्ड निक्टेलोपिया। जेरोप्थेल्मिया क्या होता है? किसी आदमी का देखेंगे कि आंख बहुत ही ड्राई हो जाता है, और ड्राई होता है तो आंख के बगल में आप देखेंगे कि वाइट वाइट कुछ लिक्विड टाइप का सेक्रेशन होने लगता है, आंख पूरा ड्राई हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उसको आप कहते हैं जेरोप्थेल्मिया। व्हाट दिस निक्टेलोपिया तो क्लियर हो गया कि थोड़ा सा भी कम लाइट रहेगा तो उसको दिखेगा ही नहीं। दिस इज ऑल द डिफिशियंसी ड्यू टू द विटामिन ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कि इट इज कॉल्ड एज द एंटी इन्फेक्शन विटामिन। अब देखिए ये अपना आंख है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, जो इसको, और एक आपको नस वाला पोर्शन दिख रहा होगा, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है इसको आप स्कैलरा बोलते हैं। ये जो लाल नस वाला पोर्शन दिख रहा है इसको आप कंजक्टिविया बोलते हैं। कंजक्टिविया बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जब जेरोप्थेल्मिया होता है तो ये जो नस वाला पोर्शन होता है ये सूख जाता है, ये ड्राई हो जाता है, और यही जेरोप्थेल्मिया को समटाइम्स कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। दिस इज अ डिजीज विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब सोर्स हैं विटामिन ए के। नाउ लेट अस मूव। विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा देखिए। विटामिन डी जो है इसका अगर आप एक्सीलेंट सोर्स देखेंगे ना तो विटामिन डी का एक्सीलेंट सोर्स है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, और सूरज। विटामिन डी का सिंथेसिस हमारा बॉडी करता है। जो हमारा बॉडी है वो लीवर के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, किडनी के माध्यम से, सूरज की रोशनी में विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी हम लोग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन। हमने कहा कि जनरली हमारे जो विटामिन होते हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट है जो हमें फूड से लेना होता है, पर उसका कुछ पार्ट जो है हमारा बॉडी सिंथेसिस भी करता है, या तो ई कोली के माध्यम से करता है या लीवर, स्किन, किडनी वगैरह के साथ मिलके सूरज के प्रेजेंस में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो विटामिन डी है ना, इसको कभी जभी आपसे ये पूछा जाता है कि विच विटामिन इज कॉल्ड एज द हार्मोन। ये जो विटामिन डी है समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज द हार्मोन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द विटामिन। हार्मोन क्या है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है और मैसेज का ट्रांसमिशन कर रहा है। तो विटामिन डी भी क्या करता है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच इज नीडेड फॉर गुड बोन
हेल्थ। मतलब ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी करवाता है, जो हार्मोन करवाता है। हार्मोन्स का यही काम है कि वो एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। मतलब क्या होता है, हार्मोन के केस में कोई एक रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर से बाइंडिंग करवाएगा और वो काम को करवाता है। उसी तरह से विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, और जो एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रक्रिया है ये हार्मोन का काम है। क्योंकि ये हार्मोन वाला काम कर रहा है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। इट इज द ओनली विटामिन विच इज considered as a hormone, and this becomes very important for your prelims point of view. prelims में आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। this is also very important, which is called as the sunshine vitamin. it is vitamin D. पर प्रॉब्लम यह है कि अभी हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड बोन हेल्थ। अगर आपका कभी हाथ पैर टूटा होगा, भगवान ना करे, तो आप देखे होंगे कि डॉक्टर आपको क्या कहता है, डॉक्टर आपको कैल्शियम का टैबलेट चलाता है। आपको कहता है कि जो बकरे का जो पैर होता है उसका सूप पीजिए, उसमें भरपूर अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है। और कैल्शियम जो है बोन ज्वाइंट को जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी क्या करता है, आपको उसी का एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो विटामिन डी जब उसी का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, तो आप ये पाएंगे कि विटामिन डी का जो डिफिशियंसी है, जो रोग है, वो किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है। क्यों? अगर विटामिन डी है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं हो रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो विटामिन डी के केस में, बच्चों के केस में, कुछ बच्चों के आप देखिए नॉर्मल पैर तो ऐसा होता है बच्चों में, कुछ बच्चों के आप पैर देखें कि ऐसे टेढ़ा होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिकेट। ये क्या है? नॉकनी सिंड्रोम है या बेंट बो है, पैर थोड़ा सा टेढ़ा है, इसी को आप रिकेट कहते हैं। तो विटामिन का डी का डिफिशियंसी रिकेट्स को लीड करता है। रिकेट्स किस चीज का रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है। और क्यों? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द बोन हेल्थ। पर अगर आप देखेंगे कि जब जवान लोग होता है तो यही जो रिकेट होता है जवान लोगों में ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। इसमें क्या होता है? विटामिन डी की कमी हो गई तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होने लगता है। इट इज द डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपस में डिसॉल्व करने लगते हैं। वो डिसॉल्व, मानते हैं कि यहां पर 10 ग्राम मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो ब्लड में डिसॉल्व कर जाएगा, कहीं और डिसॉल्व करके वो 8 ग्राम हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? कैल्शियम का रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए है? कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो है आपको बेसिकली बोन हेल्थ के लिए है। तो अब बोन क्या हो जाएगा? जब कैल्शियम इसमें कम मात्रा में होगा तो बोन कमजोर हो जाएगा। इसको आप कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। और औरतों में एक रोग होता है, आप मेनोपॉज वगैरह आप देखेंगे, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्लोजर पे औरतें चली जाती हैं तो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस होंगे। और उस हार्मोनल इंबैलेंस के चलते क्या होता है कि औरतों में जो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स फिर स्टार्ट होता है विटामिन डी की कमी से, और इसको आप कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? औरतों में होता है। क्या उसमें होता है? हड्डी कमजोर होगा, वो औरत थोड़ी सी गिरी, पलंग से थोड़ा सा उतरी, पैर मचका और पैर टूट गया, बोन कमजोर हो गया। औरत में, बच्चों में बेंट लेग हो जाएगा, मर्द में बेंट लेग होगा, साथ में हड्डी कमजोर हो जाएगा। क्यों हो रहा है? विटामिन डी की कमी से डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगा। अगर विटामिन डी होता तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता और कैल्शियम के चलते बोन स्ट्रांग होता। औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें हड्डी कमजोर हो जाती है। क्यों होता है? हार्मोनल इंबैलेंस के चलते होता है। हार्मोनल इंबैलेंस के चलते विटामिन डी की कमी होगी। विटामिन डी के कमी के कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं होगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन कमजोर होगा। बोन कमजोर होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, उसको आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी आपको रिकेट लीड करता है। इट लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया इन द मेल, इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस इन द फीमेल। नाउ लेट अस मूव टू द विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में आप देखें तो अगर आप जो सर में तेल लगाते होंगे, मानते हैं अगर आप आलमंड का तेल लगा रहे हैं, उसमें लिखा रहता है इट इज इनरिच्ड विथ विटामिन ई। तो विटामिन ई का हमारी जरूरत है, 2 कामों के लिए बहुत ही जरूरत है।
जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो सेक्सुअल हेल्थ है, उसमें विटामिन ई का बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो आदमी स्टराइल हो जाता है, नामर्द हो जाता है। तो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपके सेक्स हेल्थ, आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए विटामिन ई का लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई का प्रेजेंस आपके गुड स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एब्सेंस और द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ई विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू पुअर, आपको स्टराइल बना सकता है, आपका स्किन का क्वालिटी खराब हो सकता है। एक इसका बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है, ओलिव एंड ओलिव ऑयल से भी सबसे अच्छा सोर्स है व्हीट जर्म ऑयल। ये बहुत ही एक एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन ई का। विटामिन ई जो है एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखिए व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। आपने एक एंटीबायोटिक खाया, जब इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया कि फ्री रेडिकल्स को रिलीज किया, साथ में फ्री रेडिकल्स को रिलीज किया। ये रेडिकल क्या है? अनस्टेबल है। जो चीज अनस्टेबल है वो अनस्टेबल नहीं रह सकता है। आप जीवन में भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप एक ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें आपको स्टेबिलिटी हो, वो स्टेबल बनना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी कैसे प्रदान उसको किया जाए? अगर अनस्टेबल रहेगा तो क्या करेगा? वो सेल पर अटैक करेगा। सेल टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सेल को अटैक करके उस सेल को किल करेगा, और जब किल करेगा तो आपको क्या हो रहा है? आप देखेंगे कि आप बूढ़ा दिखना स्टार्ट करते हैं। क्यों? आपका सेल मर जा रहा है, ये फ्री रेडिकल उस पर अटैक कर रहा है। तो कहने का मतलब है फ्री रेडिकल क्या कर रहा है? एक चेन रिएक्शन कर रहा है, जिसके चलते आपके त्वचा पर आपको एजिंग दिखने लगेगा, रिंकल्स दिखने लगेगा। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम एंटीऑक्सीडेंट दे दे, ऐसा फूड लें जो इस फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर और दे दे और इसको स्टेबल बना दे। जब स्टेबल बना देगा तो हमारे सेल पर अटैक नहीं करेगा। जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, इसीलिए अच्छा डॉक्टर को आप देखिएगा कि वो विटामिन भी देता है साथ में, और आपको एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, एंटीऑक्सीडेंट का टैबलेट चला देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का टैबलेट चलाने से यह फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी प्रदान कर दी जाती है, और स्टेबिलिटी के कारण आपका सेल को डैमेज नहीं करता है। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि गोभी हो गया, आपको ऑरेंज हो गया, इनके पास एप्पल्स हो गया, तो इनके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। नहीं तो एंटीऑक्सीडेंट का अलग से टैबलेट भी लिया जाता है। तो विटामिन ई जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। अब आइए विटामिन के पर। विटामिन के का जो बहुत जबरदस्त सोर्स है उसका नाम है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा एक विटामिन के का जबरदस्त और बेहतरीन सोर्स है। और ये भी सोर्स हैं आपके, ब्रोकली होता है, ठीक है। स्पिनच जो है, स्पिनच एक चीज का और बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन का, बहुत बेहतरीन सोर्स है। अल्फा अल्फा विटामिन के का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अब विटामिन के का क्या काम है? विटामिन के का हमने बताया कि विटामिन के को आप क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन कहते हैं, नेप्थोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के जो है कैल्शियम के साथ मिलके हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन के की कमी है और आपको पैर में कुछ कट गया तो आपका ब्लड यहां पर क्लॉट करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। जब ब्लड क्लॉट करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो आपका बहुत सारा ब्लड जो है ड्रेन हो जाएगा और आप लॉस ऑफ ब्लड से मर सकते हैं। आप लॉस ऑफ ब्लड से मर सकते हैं। तो विटामिन के का जरूरत किस चीज में होता है? ब्लड क्लॉटिंग में जरूरत होता है। और जो ब्लड क्लॉटिंग में जरूरत जो होता है वहां पर कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम में कैटालिस्ट के रूप में काम करता है और वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। इसकी जरूरत नहीं है, और यही थ्रोम्बिन जो है ब्लड को क्लॉट करता है, ये कैल्शियम के प्रेजेंस में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन के होता है कैल्शियम के प्रेजेंस में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। अब लेट अस मूव टू विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसका जो सबसे अच्छा जो सोर्स है ये है
आंवला। और जितने सिट्रस फ्रूट हैं जैसे नींबू, ऑरेंज, ये सब एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। इसको अंग्रेजी में आप गुजबेरी भी बोलते हैं। आंवला इज कॉल्ड एज द गुजबेरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपके जहन में पहला प्रश्न ये उठता होगा कि विटामिन सी जो है किस चीज के लिए जरूरी है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई, एक तो विटामिन सी अगर आप लड़कियों को देखते होंगे तो वो विटामिन सी का रात में सीरम लगाती हैं, ठीक है। विटामिन सी का सीरम लगाती हैं चेहरा पर, क्यों? बिकॉज इट इज नीडेड फॉर द हेल्दी स्किन। एक और चीज का सीरम लगाती हैं, उसको आप कहते हैं विटामिन ई। विटामिन ई किसके लिए जरूरी है? आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी जरूरी है और आपके हेल्दी स्किन के लिए भी जरूरी है। तो अगर आप लड़की हैं या लड़कियों के साथ कभी आपका अगर जान पहचान होगा तो आप देखेंगे कि वो रात रात में विटामिन सी का सीरम लगाती हैं या फिर विटामिन ई का सीरम लगाती हैं। और दिस बोथ आर वेरी एसेंशियल फॉर द गुड स्किन क्वालिटी। वन थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विटामिन सी जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड। अगर घाव किसी आदमी का देखते होंगे कि 10 दिन में भर रहा है, किसी आदमी का देखते हैं कि 5 दिन में भर रहा है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब भी घाव भरने के लिए आपका जो ऊंट है उसको भरने के लिए वो विटामिन सी जरूर चलाता है। लिम्सी का टैबलेट चला देगा, कुछ और चलाएगा। उससे क्या होता है कि आपके घाव जो होते हैं, जो जख्म होते हैं, वो जल्दी भरते हैं। तो विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी स्किन एंड हीलिंग ऑफ वुंड। विटामिन सी इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स फॉर द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का भी एक एक्सीलेंट सोर्स है। दूसरी बात है कि इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। आयरन का सबसे अच्छा सोर्स हमारे खाने में क्या है? अभी हमने आपको बताया कि जो पालक, स्पिनच जो है बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। विटामिन सी हेल्प्स और एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी है वो आप देखिए कि सोलन गम्स हैं। इस बच्ची के जो गम्स हैं वो सोलन हैं, या इसको आप ब्लडी गम्स भी बोलते हैं। खून निकलेगा जो आपका मसूड़ा से, इस रोग को आप कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी लीड्स टू अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज स्कर्वी। नाउ लेट अस मूव टू द बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में हमने आपको बताया कि ये जो होता है बेसिकली इनकी जो जरूरत होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, ये दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करें, ट्रांसमिशन अच्छे से हो, बॉडी मसल अच्छा हो। पर कुछ विटामिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो पर्टिकुलर रोग पैदा करते हैं, तो हम उनको कर लें। जैसे आप देखें विटामिन B3 की कमी से एक रोग होता है जो आप स्किन में आप देखें कि ड्राई स्किन और पैची स्किन होता है। इस विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। इसको जो रोग करता है उसका नाम है पेलैग्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 लीड टू पेलैग्रा। इट इज नथिंग बट द स्पॉट्स ऑन द स्किन। जो स्किन पर आप देख रहे हो कि स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, तो ये जो है यही पेलैग्रा है। विटामिन B1 जो है जिसको आप क्या बोलते हैं? थायमीन। उसके चलते आप एक रोग होता है उसको कहते हैं बेरी बेरी। जो बेरी बेरी है इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 विच इज कॉल्ड एज थायामीन। जनरली ये जो रोग है इसमें पूरा बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है, और ये जो जनरली ये पाया जाता है कि ये जो विटामिन है जो B1 की कमी से डेवलपिंग कंट्री में ये रोग पाया जाता है। क्यों डेवलपिंग कंट्री में? यहाँ के लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है। बेसिकली ये चावल खाते हैं। जब चावल खाएंगे तो हम आपको बताएं कि विटामिन का सोर्स क्या है? आपको लीफी वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स हैं, ये सब हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्री में लोग केवल चावल और दाल खा रहा है, चावल और भात खा रहा है, तो उन डेवलपिंग कंट्री में लोगों को प्रॉपर विटामिन नहीं मिलता है। उस विटामिन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है B1, और जब B1 की कमी होती है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, और यही बेरी बेरी होता है, ड्राई स्किन होता है, पुअर मस्कुलर वेट होता है। तो ये याद रखिएगा कि B3 की कमी से नियासिन जिसको आप कहते हैं पेलैग्रा होता है, B1 की कमी से जिसको आप थायमीन कहते हैं, उसके चलते जो रोग होता है उसका नाम है बेरी बेरी। एक विटामिन और इंपॉर्टेंट है B6 और B12। B6 को आप क्या कहते हैं? अगर आप देखें तो B6 इज कॉल्ड एज पाइरिडॉक्सिन।
और B12 इज कॉल्ड सियानोकोबालामिन। दिस B12 इज soluble in water. Despite this, it is अपवाद। चूंकि soluble in water है तो इसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाना चाहिए था, पर ये लीवर में स्टोर होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो अपवाद है स्टेट पीसीएस वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो दिस सियानोकोबालामिन B12 अगर इसकी कमी हो गई तो आपको पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस मतलब क्या होता है? पेनफुल। अनीमिया जो होता है B12 की कमी से होता है। जो B6 है, अगर आप किसी आदमी को देखिएगा कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो बोलेगा कि तुम B6 का जांच करा के आओ। B6 जो है आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास B6 विटामिन की कमी हो जाती है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है। तो मेंटल इलनेस से B6 रिलेटेड है और B12 जो है आपके एनीमिया से रिलेटेड है, उसकी डिफिशियंसी आपको एनीमिया कॉज करती है। इसके बाद विटामिन्स के जितने भी प्रश्न हैं सारे आपसे हल हो जाएंगे। अब हम एक प्रश्न लेते हैं जिसका आपको हमने बताया, अगर आप पहले स्लाइड में देखें हमने क्या बताया? विटामिन के अल्फा अल्फा बिल्कुल सही है, अगर आपको पता हो तो हमने अपने स्लाइड में बताया है। विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल बिल्कुल सही है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल और सनलाइट। विटामिन B1 में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। विटामिन ऑरेंज जो है ना वो एक्सीलेंट सोर्स, ऑरेंज क्या है? सिट्रस फ्रूट है। इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, पर इट हैज द ट्रेस अमाउंट ऑफ विटामिन B1 ऑल्सो। इसमें B1 भी थोड़ा सा पाया जाता है, इससे ये भी सही मैच्ड है, ये भी सही मैच्ड है, ये भी सही मैच्ड है, ये भी सही मैच्ड है। इसमें कोई भी गलत मैच नहीं है। इसका आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लगता है कि इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप कोई सा भी टेस्ट पेपर उठाइए, कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आपसे सब बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।